नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में संसद भवन में मुलाकात की है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कई ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो अभी भी लंबित पड़ी हुई हैं। उन योजनाओं को सुचारू रूप देने के लिए उन्होंने आज प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इसकी मुख्य वजह कई मंत्रालयों का आपस में सामंजस्य न होना है। सीएम धामी ने पीएम मोदी से अनुरोध करते हुए कहा कि जल्द ही पीएमओ द्वारा इसमें उचित बैठक की जाए ताकि इन जल विद्युत परियोजनाओं की फिर से शुरुआत हो सके। साथ ही कहा कि कुल 44 विद्युत परियोजनाएं लंबित हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारे प्रदेश के अंदर क्योंकि जल विद्युत के क्षेत्र में अपार संभावनाएं जो हमारे प्रदेश के लिए हैं, और जब प्रदेश बन रहा था उस समय भी इसके केंद्र बिंदु में सबसे अधिक जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के लिए जरूरी था वो था हमारे यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों में बहुत प्रगति इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं पर माननीय उच्चतम न्यायालय का और कई मंत्रालयों के आपसी जो निपटारे होते हैं, जो उनके आपसी समन्वय न हो पाने के कारण से यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है, उनके सलाहकार के स्तर पर वो बैठक जल्दी करी जाए। इसमें ऊर्जा मंत्रालय, उधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को दिल्ली में संसद भवन परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने संसद हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने साल 2001 में लोकतंत्र के मंदिर पर हुए आतंकी हमले में अपने प्राण न्यौछावर कर मां भारती की गौरव की रक्षा करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उधर देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर सबसे बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कई मुद्दे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम मुद्दों पर मौन हैं। यही सबसे बड़ी अफसोस की बात है। बल्कि ये नेताओं के बयान को भी आधा पढ़ते हैं, मेरे ट्वीट को आधा देखेंगे, आधा नहीं पढ़ेंगे। मेरा जो ट्वीट है एक, जिसमें मैंने G20 की बात कही है, वो राज्य के लिए एक उपलब्धि है, लेकिन मैंने साथ साथ आईना दिखाया है पूरी सरकार को। मैंने कहा तुमने सड़कें इतनी खराब कर दी हैं तो G20 कहाँ से करोगे जब इतनी सड़कें इस तरीके के गड्ढा युक्त होंगी जब तो। और वो भी सरकार को और मुख्यमंत्री को आईना दिखाया है, लेकिन हमारे लोग आईने का आधा ही हिस्सा देखते हैं। कांग्रेस के लोग जो ये आधा हिस्सा देखने वाले एक्सपर्ट्स हैं, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे एसएफए चैंपियनशिप ने देहरादून में फिटनेस एवं खेल के क्षेत्र में नई उमंग जगा दी है। पतंजलि ग्रुप के कोच का कहना है कि चैंपियनशिप के जरिए हो रही ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से बच्चे और बड़े इस तरह का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में ये खिलाड़ी इसी मकसद से ओलंपिक्स और फीफा जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट के खेलों में सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे गुरुकुल से लगभग यहाँ सर 150 प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें बैडमिंटन के बच्चे, बॉक्सिंग के बच्चे, कबड्डी के बच्चे, योग के बच्चे, चेस के बच्चे, इन सभी गेम्स में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। आज हमारे बच्चों का कबड्डी का मैच था तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है बच्चों का। लास्ट ईयर आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पर लिखा है कि पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार चैंपियन, तो लास्ट ईयर हमारी जो टीम थी वो चैंपियन थी।
उधर देहरादून में कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली और बैठक में किसानों की आय दोगुनी करना, उनके उत्पाद को दोगुना करना और राज्य की आर्थिकी को मजबूत करना प्रमुख लक्ष्य है। बैठक में विभाग के मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। को मोदी जी ने मिलेट ईयर्स घोषित किया है और आज मिलेट्स की इतनी डिमांड है। एक तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो राशन की दुकान में हम गरीबों को राशन देते हैं उसमें 1 किलो हम मड़ुआ भी देंगे, तो कम से कम 10 लाख टन हमारा उसमें चले जाएगा। इसी प्रकार हम मिड डे मील में, आंगनबाड़ी में भी अपने मोटे अनाज को वहां पर भेजेंगे ताकि इसकी खपत बढ़े। और दूसरा हमने एक चीज ये आज सुनिश्चित की है, परसों हमारी मंडी की बोर्ड की बैठक है। उत्तराखंड में कांग्रेस में एक बार फिर से बेचैनी दिख रही है। पार्टी में गुटबाजी की आपसी खींचतान में काबू में किए बिना कांग्रेस सत्ता में वापसी की उम्मीद मुमकिन नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी को हथियार बनाकर कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र की सल्ट सीट पर काबिज होने के लिए ताकत को झोंकी है, लेकिन नतीजा उलट रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इन उपचुनावों में पार्टी को ज्यादा मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि उपचुनाव में पार्टी जो प्रत्याशी के इस प्रदर्शन के पीछे बड़ा कारण गुटबाजी को ही माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के प्रमुख सलाहकार और रणनीतिकार माने जाने वाले पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान खिंचे रहे। अब यही हालत वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के गुणों में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो कांग्रेस उत्तराखंड में पोस्टर वार का सिलसिला निरंतर जारी है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि इस तरह की कोई अंदरूनी कलह नहीं है, लेकिन पोस्टर वार को अगर देखा तो समझ में आता है कि किस तरीके से दो गुट में खेमा बटा हुआ है। देखिए, जहां तक पोस्टर की बात है, ये कोई नेता पोस्टर नहीं लगाते, ना नेता का ये काम होता है। नेताजी के समर्थक कार्यकर्ताओं का उत्साह होता है, उत्साह में पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं। लेकिन कई बार क्या है कि नए कार्यकर्ताओं को पार्टी प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं होती, तो इस कारण से कहीं पर कोई छोटा मोटा अगर मामला सामने में आता है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की फोटो उसमें नहीं होती, पार्टी के प्रदेश प्रभारी की फोटो उसमें नहीं होती, तो उसके सुझाव उन कार्यकर्ताओं तक बता दिए जाते हैं कि पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से पोस्टर और बैनर उनको लगाने चाहिए। उधर अंकिता हत्याकांड के 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों ने अपने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की सहमति दी है, जबकि एक आरोपी ने कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा है। मंगलवार को कोर्ट द्वार में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही है। एसआईटी ने हत्याकांड के 3 आरोपियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अनुमति मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने 3 आरोपियों को नोटिस जारी किए थे। जितेंद्र रावत के साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित और सौरभ ने अपने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की सहमति जो है दे दी है, जबकि अंकित ने कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा है। इस मामले की अगली तारीख 22 दिसंबर नियत की गई है। शुक्रवार को हमारे द्वारा सरकार के द्वारा ये पेश किया, एसआईटी के द्वारा ये जारी किया प्रार्थना पत्र दिया गया था नार्को और पॉलीग्राफ के लिए, जिसमें मंडे की डेट 12 तारीख कल की तारीख न्यायालय द्वारा नियत की गई थी और 12 तारीख को कल उनकी अनुमति आनी थी। उसमें से 2 अभियुक्तों जो हैं पुलकित और जो दूसरा अभियुक्त है, उन्होंने अपनी सहमति नार्को के लिए दे दी है और अंकित आर्य ने जो है उसने 10 दिन का समय चाहा है कि अपने विचार करने के लिए। उधर देहरादून में नगर निगम सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहरी विकास विभाग के अधिकारियों और चयनित जनप्रतिनिधियों मौजूद रहे और अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण काम के लिए को लेकर बैठक में चर्चा की गई, जिसमें मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने इस मामले को लेकर कोर्ट में चिंता जाहिर की है। उसी के तहत नगर निगम क्षेत्र के सभी पार्षदों को यहां बुलाया गया है।
लिखित बैठक अभी चल रही है। पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो है ओबीसी को लेकर जो है कोर्ट ने चिंता जाहिर करी है और उसी के तहत हमारे जो निगम के क्षेत्र है उसमें सभी पार्षदों को यहाँ बुलाया गया है ताकि ओबीसी का जो निर्धारण है, ओबीसी के जो मानक हैं उनके अनुसार जो है उसकी जनगणना और उसकी संख्या जो है ठीक प्रकार से आ सके, इसलिए सभी पार्षदों को यहाँ आज बुलाया गया है। उधर हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज से रैगिंग का मामला सामने आया है, जहां पर एक जूनियर छात्र के साथ मोबाइल पर रैगिंग की गई। बता दें कि पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन ने एक छात्र के खिलाफ 50,000 का जुर्माना और हॉस्टल निष्कासन की कार्रवाई की है, तो वहीं 43 छात्रों के खिलाफ 25-25 हजार जुर्माने की कार्रवाई की गई है। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर अरुण जोशी ने इस मामले पर बताया कि कॉलेज में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलेगी तो उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो रात की घटना है। ये सूचना हुई कि रात में 3 बजे जो सीनियर क्लास के बच्चे थे, उन्होंने जो फर्स्ट ईयर जो न्यू बैच है उनके बच्चों को, जो स्टूडेंट थे, रात में 2 बजे वीडियो कॉल करके उनके साथ कुछ अभद्रता करी, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके क्रम में इसमें एक जो हमारी एंटी रैगिंग कमेटी बनी हुई है उसकी तत्काल आपातकालीन बैठक हुई और इसमें सभी दोनों जो ईयर के बच्चे थे उनसे बातचीत की गई और उसमें चूंकि सामूहिक रूप से ये निष्कर्ष निकल के सामने आया कि प्रत्यक्ष रूप से कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन मोबाइल पे अगर वीडियो कॉल पर भी किसी तरीके का कोई भी इस तरीके का शब्द कहा गया है जो कि एक बच्चे को बुरा लगा है। शिकायत आई थी कि लड़के ने करी थी, वो 6 तारीख को एडमिट हुआ था 9 और 10 की रात में, कि उसको किसी सीनियर्स ने फ़ोन करके वीडियो कॉल करके उसका परिचय जानने की कोशिश करी और वो उसका वर्णन था कि कुछ से अपशब्द इस्तेमाल करे। यही बात हुई, कोई ऐसा नहीं कोई फिजिकल वारदात हुई, कुछ नहीं, क्योंकि हॉस्टल बिल्कुल बंद होते हैं और बॉयज़ हॉस्टल 2 बिल्कुल बंद होता है, बॉयज़ हॉस्टल 1 बिल्कुल बंद होता है, गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी होती है, पूरा चैनल्स बंद होते हैं। फिर भी जैसे ही उसी शिकायत मिली, जो गार्ड ने इन्फॉर्म किया, सारे वार्डन्स पहुंच गए, असिस्टेंट वार्डन्स पहुंच गए, सारा प्रबंधन वहीं पहुंच गया, उन्हें मौके तत्काल जानकारी ली और सब उसका करा गया। उधर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने विव की उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजनाओं को लेकर बात की। उन्होंने विव की 17 सालों की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछले 1 साल में विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। साथ ही उन्होंने विव को भविष्य की शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बताया। हल्द्वानी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भविष्य की योजनाओं को लेकर बात की गई और विव के कुलपति ने पत्रकारों से भी बात करते हुए विव की उपलब्धियों को लेकर बात की। जागरूकता नहीं है। हमारा तो प्रयास, हमारे यहाँ जो है एक वोकेशनल स्टडीज़ का पूरा एक विद्या शाखा है और हमें हमेशा चाहते हैं कि भाई हमारे पास उसमें कम से कम 50 कोर्सेज हैं जिसमें डिप्लोमा भी हैं। लोग कहीं भी हैं अपने साथ उनको कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप लोग भी हैं, जैसे भी हैं, जो जब कोई भी हमें सुझाव देता है तो हम हर चीज़ के डिप्लोमा खोलने को तैयार है उसमें, ताकि लोगों को घर बैठे जो है स्किल मिल सके। कोर्सेज पर हमारे डे बाई डे नए नए कोर्सेज खुलते रहते हैं, क्योंकि मेन जो कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज तो BMA के हैं। तो मैंने कहा कि मिलिट्री साइंस में हम लोग बहुत जल्दी कोर्स के तैयारी में हैं। और ये गढ़वाली, कुमाऊनी और ये नेपाली हम लोग खोल चुके हैं। इसका जौनसारी का प्रोग्राम है, वो जल्दी है, बहुत जल्दी जौनसारी का प्रोग्राम भी आ जाएगा। उधर खबर लालकुआं से है, जहां आज से ठीक 1 वर्ष पहले समाजसेवी शुभम अंडोला के कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफार्मर में न लगाए जाने के लिए जनप्रतिनिधियों और कई लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। विवाद बढ़ने के बाद मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा, जहां जनप्रतिनिधि ट्रांसफार्मर को गलत जगह पर लगाए जाने का भारी विरोध कर रहे थे। इस मामले पर शुभम अंडोला ने कहा कि उन्हें खुशी है कि आखिर सच्चाई की जीत हुई है
और उन लोगों को सबक मिला है जो क्षेत्र के लोगों को बरगलाकर उनका काम रोकना चाहते थे। वहीं रमेश अंडोला ने कहा कि जिन लोगों ने भी विरोध किया था उन्हें भी आज पता लग गया होगा कि सत्य ही सदा जीत होती है और विकास कार्यों में बाधा बनने से कोई फायदा नहीं होता है। वहीं नायब तहसीलदार राजीव वर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पुलिस, विद्युत विभाग और तहसील की टीम मौके पर मौजूद होकर ट्रांसफार्मर लगवाने का काम कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यहाँ पर जो है डबल पोल लगाया जा रहा है और जो माननीय न्यायालय के आदेश हुए थे उसी क्रम में विद्युत विभाग और पुलिस विभाग और राजस्व विभाग यहाँ माननीय एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार यहाँ आया है और आने के बाद वहाँ पोल लगाने की कार्रवाई चल रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर आज यहाँ पर ट्रांसफार्मर लग गया है। बिल्कुल सही था, पहले भी सही जगह पर लग रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन आज हाईकोर्ट ने उनको सबक दी है। इनके लिए जरूरत के लिए सबक है। आगे भविष्य में किसी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करेंगे। मैं तो हाईकोर्ट चले गया, सक्षम था। अगर अन्य कोई और होता तो ऐसे इतनी लंबी लड़ाई लड़ भी पाता जिससे भी कई आर्थिक नुकसान होता। लगभग 1 साल पहले, ठीक लगभग इसी दिन यहाँ पर ये इन्होंने संयोजन के लिए आवेदन किया था। इसकी उसने तुरंत फीस जमा की थी। जब हम यहाँ ट्रांसफर लगाने के लिए आए तो उनके द्वारा विरोध व्यक्त किया गया था। आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अब यहाँ पर इस ट्रांसफर को लगाया जा रहा है। अभी इसमें हल्का फुल्का विरोध किया गया था कि उसमें माननीय एसडीएम साहब की जो निर्देश है उनको कॉपी दी गई तो वो रोक फैसला है कोर्ट का, हम सबको सम्मान करना चाहिए। ये कोर्ट के फैसले से ही होगा। विरोध हुआ था तब आपस के लोगों में ऐसी दिक्कत नहीं है। कोर्ट के फैसले के अनुसार ही लगता है। कोर्ट के सब सम्मान करते हैं। पुलिस प्रशासन पूरा पहुंचा है। कोर्ट ने आदेश दिया था, कलेक्टर डीएम साहब को आदेश दिया था। उधर दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित उत्तराखंड के सभी सांसदों ने शिरकत की। इस बैठक में दौरान आगामी चुनावों को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। साथ ही बैठक में G20 के ऋषिकेश में होने वाले 2 कार्यक्रमों के संबंध में भी विमर्श किया गया और उत्तराखंड में अगले साल नवंबर में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति तय की गई। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे। देखिए, सांसद गणों के साथ लोकसभा से पहले ये हर वर्ष जब पार्लियामेंट शुरू होता है तो हमारी बैठकें होती हैं। हमारे राज्य के अनेक विषय होते हैं जिन विषयों को पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाए। उस विषय को लेकर कार्यकर्ताओं के सुधारों विषय पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ G20 में 2 स्थान हमको उत्तराखंड में मिले हैं, ऋषिकेश और मुंडीक्रीत। वो कार्यक्रम भव्यता का स्वरूप ले, उस दृष्टि से हमारे सांसद गणों के प्रवास, हमारे विधायक गणों के सारे विषय पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ बूथ प्रबंधन, क्योंकि आगामी दिनों हमारे यहाँ नगर पालिका निगम चुनाव होने हैं और जो बूथ हम कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, ऐसे बूथों को स्थायी रूप से जीतना बदला जाए। उत्तराखंड बीजेपी ने आगामी चुनावों के लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसको लेकर पार्टी ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने उत्तराखंड के 51% वोट बैंक को अपने पोल में करने की कवायद शुरू कर दी है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी अभी से ही अपने बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए जुटी हुई है। देखिए, अभी हमारा संगठन ढांचा तैयार हो रहा है और हम शुरू से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बल पर ही चुनाव जीतती है। जहाँ तक बूथ प्रबंधन का विषय, तो बूथ प्रबंधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। शक्ति केंद्र की इकाई हमारी आज की तारीख में ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन हम बूथ की इकाई को भी और समृद्ध और सशक्त बनाने की दृष्टिकोण से हम भविष्य के अंदर अपने सांसदों के, विधायकों के, हमारे जो पदाधिकारी प्रदेश के, इन सब के हम एक कार्यक्रम दौरे लगाने वाले और 1 पदाधिकारी 3 बूथ। उत्तराखंड बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत कांग्रेस पार्टी की तरह ही कंफ्यूज हैं। मनवीर भट्ट ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर चर्चा में रहते हैं तो कभी राजनीति से संन्यास का शगुफा छोड़ते हैं, तो कभी उत्तराखंड के बजाय दिल्ली में बैठने की बात करते रहते हैं। उन्होंने
हरीश रावत के मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले मामले में इनाम घोषित करने को नौटंकी बताया। बीजेपी नेता ने कहा कि इस मामले में उनकी पार्टी के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष को कांग्रेस ने निलंबित कर सजा दे दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सहित कांग्रेस में भी हरीश रावत हाशिए पर चल रहे हैं और वह अपनी गलतियों को भाजपा के मत्थे मढ़कर दोबारा संघर्ष की राह पर है। अगर उनको खंडन करना होता था अवसर तब तो किया नहीं। आज इस प्रकार की बातें करके वो अपने आप को ही अपने ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आखिरकार चुनाव से पहले बोलते ना, हिम्मत रखते कि मैंने नहीं बोला है। चुनाव के बाद हर कोई व्यक्ति बोल रहा है हार के कारणों को इंतजाम रखते हैं। यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता अनुपम खत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी खुद को जीरो टॉलरेंस का बताती है, वहीं सरकार अवैध कामों में खुद मिली हुई है। उन्होंने कहा कि मैगी पॉइंट पर जो दुकान और खोखे बनाए उन्हें अवैध बताते हुए 3 दिन पहले एमडीडीए और जिला प्रशासन पूरे दलबल के साथ वहां पहुंचा था और दुकानों को तोड़ने लगा। वहीं उन्होंने कहा कि वापस से एमडीडीए की तरफ से उनको अब नोटिस दिया जा रहा है, वह अवैध हैं और उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। देखिए, मौजूदा सरकार जो अपने आप को जीरो टॉलरेंस का बताती है, वो किस तरह से अवैध कामों में खुद संलिप्त है। इसी पे आज हमारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था। हमने एक कंपैरिजन किया है। मैगी पॉइंट के नाम से जो मसूरी रोड पे बसे हुए फड़ और खोखे हैं, उनको अवैध बताते हुए 3 दिन पहले पूरे दल बल के साथ एमडीडी और जिला प्रशासन एडीएम एसडीएम पहुंचे, उनको तोड़ने लगे। तो हमने वहां पहुंच के उनसे पूछा, भाई किस आदेश से तोड़ रहे हो? तो बोले ऊपर के आदेश है। जब हमने आदेश मांगे तो उनके हाथ में आदेश नाम की कोई चीज ही नहीं थी। विजय दिवस के मौके पर देहरादून के गांधी पार्क में 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों को सम्मान अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही सैनिक और वीर नारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर अमृतलाल ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में विजय दिवस मनाया जाएगा। देहरादून स्थित गांधी पार्क में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1971 युद्ध के सैनिक और शहीदों की वीरांगनाओं को कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। सोलह तारीख को एक हम जो विजय दिवस मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से ये हर जिले में मनाया जाता है। देहरादून में जैसे प्रथा है, देहरादून में भी इस बार गांधी पार्क में इस इवेंट को मनाया जा रहा है। इस इवेंट के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उसके साथ साथ बाकी जितने भी उत्तराखंड राज्य के मंत्रीगण हैं और विधायक गण हैं, उनको भी आमंत्रण भेजा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगे हमारे 71 वॉर के जितने हीरोज हैं और वॉर विडोज हैं, उनको हमने आमंत्रण भेज दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।